तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नॉवेल के बारे में जिसका नाम है द अवेकनिंग। तो इसके राइटर हैं केट चॉपिन, जो एक फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1850 सेंट लुइस मिसूरी यूनाइटेड स्टेट्स में, और इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 22 अगस्त 1904 में। इनका जो मोस्टली वर्क है वो रियलिस्टिक टाइप के फिक्शन में आप देख सकते हैं, और जो इनके नोटेबल वर्क्स हैं उनमें कुछ शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स फेमस है, जिनमें से हैं द अवेकनिंग, द स्टोरी ऑफ एन आवर एंड द स्टॉर्म। आगे हम देखते हैं द अवेकनिंग जो नॉवेल है उसके बारे में। तो द अवेकनिंग जो है वो पब्लिश की गई थी 22 अप्रैल 1899 में। तो ये जो नॉवेल है वो सेट होता है कहाँ पे, न्यू ऑर्लियंस में। लेट 19th सेंचुरी में ये लिखी गई थी, और इसका जो मेन जॉनरा है वो है फेमिनिस्ट लिटरेचर। बात करेंगे इसके एक समरी के बारे में, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक समरी दिया हुआ है। तो द अवेकनिंग बाय केट चॉपिन इज़ अ नॉवेल दैट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ एडना पॉन्टेलियर। तो एडना पॉन्टेलियर यहाँ पे हमें प्रोटैगनिस्ट दिखने मिलती हैं, जो कि एक यंग वाइफ एंड मदर हैं। In the late 19th century New Orleans, the story follows Edna's journey of self-discovery and personal liberation. Edna begins to question her roles as wife and mother. Feeling confined and unfulfilled, she develops a close relationship with Robert Lebron, who stirs deep romantic feelings in her. This connection triggers a series of awakenings in Edna, including a growing awareness of her desires and a yearning for independence. As Edna seeks freedom, she defies societal expectations by moving out of her husband's home, pursuing her art, and engaging in an affair with Alice Arobin. However, her journey is fraught with conflict as she grapples with the constraint imposed by society and her inner turmoil. Ultimately, Edna's quest for autonomy leads her to a tragic end, feeling isolated and unable to reconcile her desires with the realities of her world. She swims out into the sea and drowns, symbolizing her final escape from societal constraint. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एडना पॉन्टेलियर है वो एक मदर भी हैं और एक वाइफ भी हैं। तो सोसाइटी में कहा जाता है कि जो एक वुमन और एक वाइफ है उनकी रोल होते हैं सोसाइटी के अंदर जो उन्हें करना होता है। तो अगर कोई वुमन इस जो पहले से डिफाइंड चीज़ें हैं इससे कुछ अलग करती है तो ये सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो यही चीज़ हमें इस नावल में देखने मिलता है। जो एडना है वो अपने हस्बैंड से उन्हें उतना प्यार नहीं मिलता, उनसे उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, इसीलिए वो जो है एक रॉबर्ट नाम के लड़के के साथ इमोशनल अटैचमेंट उनका हो जाता है और उनसे वो लव करने लगती हैं, प्यार करने लगती हैं। तो अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहली कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है एडना पॉन्टेलियर, फिर आता है लियोन्से पॉन्टेलियर जो उनका हस्बैंड है, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है रॉबर्ट लिब्रन जो कि एडना का लव इंटरेस्ट है। आगे कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनमें से पहले हैं मैडम मोइजेल रेज जो कि एक तरह से एडना की जो है मेंटोर की तरह काम करती हैं इस नावल में, और दूसरी जो है वो है एडले रेटिग्नॉल जो एडना की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं ग्रैंड आइल पे, और तीसरा है एल्से एरोबिन। तो ये इनकी मुलाकात एडना से काफ़ी बाद में होती है नावल में। अब हम अच्छे से स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो जो द अवेकनिंग स्टोरी है वो उसकी शुरुआत होती है पॉन्टेलियर फैमिली से। द नॉवेल्स ओपन विद एडना पॉन्टेलियर वेकेशनिंग एट ग्रैंड आइल, अ रिजॉर्ट नियर न्यू ऑर्लियंस, with her husband Leonce Pontelier and their 2 children. Leonce is a successful businessman who is largely indifferent to Edna's emotional needs, treating her more as a possession than an equal partner. During the summer, Edna befriends Robert Lebron, a charming young man who spends his summer at Grand Isle. Robert's attention awakens in Edna's a sense of passion and longing that she had not previously experienced. यानी हम देखते हैं कि जो पॉन्टेलियर फैमिली है जिसमें एडना और उनके हस्बैंड लियोन्से और उनके 2 बच्चे, ये अपने वेकेशन को स्पेंड करने के लिए वो ग्रैंड आइल नाम के एक आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ पे अपना
वेकेशन स्पेंड करते हैं। साथ में हम देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारे रिज़ॉर्ट आपको देखने मिलते हैं, अलग अलग रिज़ॉर्ट में बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। वहाँ पे कुछ और भी लोग रहते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि एडना है, उनके हस्बैंड है। इसके अलावा रॉबर्ट लीब्रन नाम का व्यक्ति है, और एडले रेटिग्नॉल और मैडमोइजेल रेज नाम की एक वुमेन है। तो एडना की जो फ्रेंडशिप है वो रॉबर्ट और एडले से हो जाती है, और मैडमोइजेल रेज एज अ मेंटोर उनको मिल जाती हैं। यानी कि हम बात करेंगे इन कैरेक्टर्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट है, सबसे पहले उनकी मुलाकात एडना से होती है, और एडना और रॉबर्ट एक दूसरे के साथ थोड़े से इमोशनल अटैचमेंट फील करने लगते हैं और अपना टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। तो ये सब यानी कि रॉबर्ट, एडना, एडले, ये सब एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। तो एडले को भी कहीं कहीं महसूस होने लगता है कि जो रॉबर्ट और एडना है उनके बीच में कुछ ऐसा कुछ रिलेशनशिप सा बिल्ड हो रहा है, और एडना कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस लाइफ से ज़्यादा खुश रॉबर्ट के साथ लगने लगती हैं, और वो बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने लगती हैं। जैसे कि एडना जो है स्विमिंग से बहुत डरती थी, पानी में जाने से बहुत डरती थी, लेकिन रॉबर्ट जो है उन्हें स्विमिंग सिखा देते हैं। इसके अलावा एडना जो है वो पहले बहुत गुमसुम सी रहती थी, उदास सी रहती थी अपने मैरिज लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद रॉबर्ट के साथ काफ़ी वो घुल मिल जाती हैं और वो गाना वगैरह गाने लगती हैं। इसके साथ ही उनको पेंटिंग का पहले शौक़ था, जो कि मैरिज के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वापस से वो रियलाइज़ कर रही हैं कि वो अंदर से इंडिपेंडेंट फील करने लगी हैं, तो इसीलिए वो पेंटिंग भी करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे आकर के यानी ग्रैंड आइल पे आकर के एडना के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने लगती हैं, और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मैडमोइजेल रेज जो हैं वो भी काफ़ी हद तक इसके ज़िम्मेवार है, क्योंकि मैडमोइजेल खुद ही एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, और वो अपने फैमिली से काफ़ी दूर रहती हैं। अपने सारे बिल्स हैं, पेमेंट्स है, वो सब खुद से पे करती हैं, और वो एक आर्टिस्ट भी हैं। साथ में उन्हें बहुत ही पियानो बजाने आता है। तो हम देखते हैं कि जो मैडमोइजेल रेज हैं वो सोसाइटी से अलग थलग चीज़ें करती हैं, यानी कि उनको सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी एक वुमेन के लिए क्या रोल्स ऑफ़र करता है। ठीक है, तो बात करेंगे एडले रेटिग्नॉल के बारे में। तो एडले रेटिग्नॉल एक आइडियल वुमेन है। 19th सेंचुरी में जिस तरह की वुमेन को डिस्क्राइब किया जाता है कि एक वुमेन को कैसे होना चाहिए, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं एज अ वुमेन, एज अ वाइफ और एज अ मदर, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उनकी लिमिटेशंस होती हैं, ये सब चीज़ एडले फॉलो करती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं एडले एक आइडियल वुमेन है। तो हमेशा जो है एडना और एडले की जब भी बात होती है तो एडले उनको समझाती हैं एडना को कि एक मदर को किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए, मदरली नेचर कैसा होता है, इस सब चीज़ को एडना से वो कहती हैं। एडना को कहीं ना कहीं अब फील होने लगा है कि वो जो प्रीवियसली लाइफ जी रही थी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बैकवर्ड टाइप की चीज़ें हैं। अब वो उनसे उन्हें दूरी महसूस होने लगी है, और वो अपने फैमिली से फ्रीडम लेना चाहती हैं एक तरह से, क्योंकि उन्हें अपने अब डिज़ायर्स को, जो भी चीज़ें वो सीख रही है, उन्हें उसे फॉलो करना है। आगे देखते हैं, एज एडना बिकम्स मोर अवेयर ऑफ हर ओन डिज़ायर्स एंड डिसकंटेंट with her prescribed roles, she begins to rebel against societal expectations. She neglects her domestic duties and distances herself from her husband and children. Her relationship with Robert grows more intense, but he ultimately leaves for Mexico, fearing the consequences of their emotional attachment. His departure deeply affects Edna, and she starts questioning the purpose and meaning of her life. यानी कि हम देखते हैं कि जो एडना है वो और भी ज़्यादा अवेयर हो जाती हैं उनके डिज़ायर्स और उनके डिसकंटेंट से। इसके बाद उनके अंदर थोड़ा सा रिबेलियस नेचर आ जाता है, यानी कि वो सोसाइटी के जो लिमिटेशंस है एक वुमेन के लिए, उसे वो तोड़ देती हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने लगती हैं, और वो जितने भी डोमेस्टिक रूल्स थे जो कि एक वुमेन को करना चाहिए, उन सब से वो डिस्टेंस बना लेती हैं। अब वो उनके अंदर एक फीलिंग आता है कि उन्हें अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन से भी दूर रहना है। और यहाँ देखते हैं कि जो रॉबर्ट है उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि जो सोसाइटी है उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि एक वुमेन जो है, मैरिड वुमेन जो है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी से रखती है। तो इस चीज़ से डर के जो रॉबर्ट है वो उनको
एडना को मना कर देते हैं कि ये हम जो रिलेशनशिप है इसे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और वो उन्हें छोड़ करके मैक्सिको चले जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए एडना जो है बहुत दुखी हो जाती हैं कि कैसी सोसाइटी है इस तरह की, जहाँ पे एक व्यक्ति, एक वुमेन अपनी फ्रीडम वाली लाइफ नहीं जी सकती क्योंकि वो एक मैरिड वुमेन है। तो इस चीज़ से उनको बहुत ही दुख होता है। हम देखते हैं कि जो एडले रैटिग्नॉल, जिनके बारे में हम देखें अभी, वो जो है कॉमन फ्रेंड है रॉबर्ट के। तो उन्हें रॉबर्ट जो है काफ़ी लेटर्स लिखते हैं, और लेटर्स में वो कभी कभी एडना के बारे में ही पूछते हैं। तो एडना, जब ये पता उन्हें चलता है कि उन्हें लेटर्स लिखते हैं एडले को रॉबर्ट, तो वो उनसे मिलने चली जाती हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या लेटर में उनके बारे में रॉबर्ट ने कुछ कहा है। तो एडले जो है उन्हें लेटर दिखाती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट जो है वापस मैक्सिको से आने वाले हैं, और वो उनसे काफ़ी दुखी होती हैं क्योंकि रॉबर्ट ने एडना को कुछ नहीं बताया इसके बारे में। आगे हम देखते हैं नॉवल में कि जो एडना है वो जब वेकेशन को ख़त्म करके वापस जब अपने घर पे आती हैं, तो उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, जिससे लियोन्से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। हमें देखने मिलता है जो लियोन्से हैं वो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि एडना के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। वो जो उनके डिटरमाइंड पहले से जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं उनसे काफ़ी दूरी बना ली है, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से काफ़ी दूर दूर सी रहती हैं और नई नई चीज़ें कर रही हैं। तो जब ये डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर उनसे बात करता है एडना से, और एडना से कई सारे सवाल पूछता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को पता चल जाता है कि एडना जो है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर ये चीज़ लियोन्से को नहीं बता सकते क्योंकि वो फील करते हैं कि अगर ये उन्हें बताएंगे तो इनके जो रिलेशनशिप है उसमें दरार आ जाएगी और फिर डाइवोर्स का भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो इसीलिए डॉक्टर जो है लियोन्से को सिर्फ इतना बोलते हैं कि ये एक तरह का टेंशन है, सिर्फ थोड़ा बहुत मन का वहम है, ऐसा बस ये चेंज हो जाएगा, कुछ समय उनको देना पड़ेगा अकेले। तो लियोन्से जो है अपने बच्चों को लेकर के वो अपने पेरेंट्स के यहाँ चले जाते हैं कुछ समय के लिए। इसी बीच जो एडना है वो अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को और बढ़ा लेती हैं और वो अपने पेंटिंग्स को बेचना शुरू कर देती हैं, जिससे उनके पास कुछ पैसे आने लगते हैं। और इसी बीच एडना जो है जब उनके पास पैसे आ जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं एक तरह से, तो वो अपने हस्बैंड के घर को छोड़ करके एक छोटा सा घर इसी सिटी में ले लेती हैं, जिससे उनको और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस फील हो, अपने डिज़ायर्स को और भी अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। और इसी बीच वो एक वुमेनाइज़र एलिसे एरोबिन नाम के व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं और वो उनसे अफेयर हो जाता है उनका। और ये सिर्फ रॉबर्ट के याद में ये सब करती हैं, उनसे एलिसे एरोबिन के साथ एडना का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, अपॉन रिटर्निंग टू न्यू ऑर्लियंस एडना बिकम्स मोर डिटरमाइंड टू लिव अकॉर्डिंग टू हर ओन टर्म्स। शी परस्यूज हर इंटरेस्ट इन आर्ट, moves out of her husband's house into a smaller one, and engages in a brief affair with Alice Arobin, a notorious womanizer. However, her thoughts often return to Robert and she longs for his return. यानी कि एडना जो है एलिसे एरोबिन के साथ रिलेशनशिप में तो आ जाती हैं, अफेयर में तो आ जाती हैं, लेकिन वो हमेशा रॉबर्ट के बारे में सोचती हैं कि काश रॉबर्ट जो है वापस रिटर्न कर जाए और उनके साथ आ जाए। तो एडले से इनको पता चला था कि रॉबर्ट जो है वो वापस आने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ हम देखते हैं कि व्हेन रॉबर्ट फाइनली रिटर्न्स फ्रॉम मैक्सिको, ही एंड एडना कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर। हाउएवर, रॉबर्ट फील्स कन्फ्लिक्टेड अबाउट देयर रिलेशनशिप ड्यू टू एडना's marital status and societal expectation. He leaves a note for Edna saying that he cannot be with her. तो जब रॉबर्ट वापस आता है मैक्सिको से तो वो एडना से मिलता है और वो अपने जो फीलिंग्स है उसको शेयर करते हैं एक दूसरे से। लेकिन फिर भी जो रॉबर्ट है उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट सा होता है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इससे। तो वो एक नोट छोड़ के चला जाता है एडना के लिए, जिसमें वो कहता है कि वो साथ नहीं रह सकते, और ये कह के वो चला जाता है। तो ये जब एडना इस चीज़ को सुनती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि जो वुमेन है उसके लिए इस सोसाइटी में कितने लिमिटेशंस हैं। सोसाइटी इन्हें ऐसे नहीं जीने दे सकती क्योंकि एडना जो है वो एक मैरिड वुमेन है।
तो यहाँ लिखा है क्रस्ड बाय द रियलाइजेशन दैट ट्रू इंडिपेंडेंस एंड फुलफिलमेंट are unattainable within the confine of society. Edna returns to Grand Isle. In a moment of profound despair and clarity, she walks into the sea and allows herself to drown, choosing death over a life of repression and unfulfilled desires. यानी कि हम देखते हैं जो एडना है वो इस चीज़ से बेहद ही टूट जाती है कि कैसे किसी व्यक्ति को उनके जो डिज़ायर्स हैं उनसे दूर रखा जाता है, उनको इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया जाता। और इस चीज़ से बिल्कुल टूट करके वो वापस उसी आइलैंड यानी ग्रैंड आइल पे चली जाती है और वो स्विमिंग करना शुरू करती है और स्विमिंग करते करते वो खुद को ड्राउन कर लेती है, यानी कि वो एक तरह से सुसाइड कर लेती है वहाँ पे। जिससे हम समझते हैं कि जो एडना है वो पूरी तरह से अब लाइफ से भी फ्री हो चुकी है, सोसाइटी से भी फ्री हो चुकी है और अपने फैमिली जो बॉन्ड था एक तरह से जिसके कारण वो बंधी हुई सी थी उससे भी वो आज़ाद हो जाती है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो द अवेकनिंग एंड्स विद एडनास ट्रेजिक डेथ, अंडरस्कोरिंग द नॉवेल्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन वुमेन by society and the devastating consequences for those who seek to defy them. Chopin's work was controversial for its time due to its frank portrayal of a woman's struggle for autonomy, and it remains a seminal piece of feminist literature. बात करेंगे ये जो वर्क है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि ये लेट 19th सेंचुरी में लिखा गया था और उस समय तो वुमेन के राइट के बारे में बात करना ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो चॉपिन ने कुछ ऐसा लिखा था जो कि एकदम उस समय के चीज़ों से वर्क से बिल्कुल अलग था। तो ये अभी के टाइम में इसे हम सेमिनल पीस ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर मानते हैं, यानी कि बहुत ही ख़ास वर्क है फेमिनिस्ट जॉनरा का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई और नॉवल पे आप चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट कीजिए और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।